गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संभव इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। उसके बाद अगला टॉपिक है निर्देशांकों का रूपांतरण, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहेंगे अपन? अगर कोई ऐसा निर्देश तंत्र हो जिसमें यदि किसी कण या निकाय पे कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो तो कण का जो वेग है वो नियत रहेगा, या ऐसा कह सकते हैं कि कण की जो गति है वो त्वरण रहित रहेगी। ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र की बेसिक प्रॉपर्टी है। और अगर इसी को मैं आगे बढ़ाऊं तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति के फर्स्ट और सेकंड लॉ अगर उनका फॉलो होता है सही से, तो वो निर्देश तंत्र कहलाएगा जड़त्वीय निर्देश तंत्र या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा जो निर्देश तंत्र जिसकी बात करेंगे या बात की है पहले, वो है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है, कुछ ऐसे स्यूडो फोर्सेस छद्म बल कार्य करते हैं जिसके कारण यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं भी कर रहा है, उस अवस्था में भी कण की गति त्वरित दिखाई देती है। तो ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी कण की गति त्वरित दिखाई दे, वो कहलाएगा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जैसे अगर मैं पृथ्वी को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस लें, आप निर्देश तंत्र लें, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कण पे एक ऐसा बल कार्य करता है जिससे कण की गति त्वरित दिखाई देती है। वो आभासी बल होता है और इसके कारण जो पृथ्वी का जो निर्देश तंत्र है वो एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। सामान्यतः पृथ्वी के निर्देश तंत्र को जड़त्व मानकर घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि पृथ्वी की जो घूर्णन की गति है वो बहुत कम है। आप जिस किसी घटना की अगर आप उसके प्रेक्षण लोगे तो उसमें पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा, इसलिए उसको बाह्य बल की अनुपस्थिति में उसकी गति को त्वरण रहित मान सकते हैं। इसलिए पृथ्वी निर्देश तंत्र के रूप में अपन जड़त्वीय निर्देश तंत्र के रूप में उसको काम में लेते हैं, न कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के रूप में। ये अपना मतलब इससे पहले वाली क्लास में टॉपिक हुआ था। अगला पॉइंट है अपना कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन या निर्देशांक रूपांतरण। जैसे नाम से स्पष्ट है, निर्देशांक रूपांतरण का यहाँ मतलब होगा कि अगर आप किसी घटना या किसी कण की गति का अध्ययन कर रहे हो या उसकी स्थिति का अध्ययन कर रहे हो, तो एक निर्देश फ्रेम में उसके प्रेक्षण जो है घटना के लिए वो अलग हैं, और कोई अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरा होगा तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या निर्देश तंत्र में उस घटना से संबंधित जो भी आंकड़े हैं, जो भी प्रेक्षण है, वो अलग होंगे। अगर किसी तरीके से कोई एक ऐसा संबंध स्थापित किया जाए जो उस घटना के एक निर्देश तंत्र में जो प्रेक्षण है वो और दूसरे निर्देश तंत्र में जो प्रेक्षण है वो दोनों को किसी मैथमेटिकल संबंध के द्वारा या दोनों को किसी अनुक्रिया के द्वारा उनको संबंधित किया जाए, तो वो जो आपको समीकरण प्राप्त होंगे उनको बोलेंगे निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं तो किसी भी एक निर्देश तंत्र में किसी घटना के लिए जो निर्देशांक हैं उनको किसी दूसरे निर्देश तंत्र में उस घटना के निर्देशांकों के मध्य जो संबंध स्थापित होते हैं वो संबंध कहलाते हैं निर्देशांकों का रूपांतरण। निर्देशांकों के रूपांतरण में अगर जैसे मैं आपको कहूँ कि मान लीजिए आपका एक कोई निर्देश तंत्र है ये, ठीक है, इसमें आपके पास कोई एक घटना है, एक इवेंट है, ठीक है, उस घटना से संबंधित आपके पास कुछ प्रेक्षण होंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा निर्देश तंत्र है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेकंड मान लीजिए, ये मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है। इसी निर्देश तंत्र में सेम वही घटना है, ठीक है, उसी घटना से संबंधित आपके पास कुछ प्रेक्षण होंगे। ये मान लो प्रेक्षण फर्स्ट है और ये मान लो प्रेक्षण सेकंड है। आपकी घटना सेम है, इवेंट आपका क्या है, सेम है। तो ये जो निर्देश प्रेक्षण होंगे पहले निर्देश तंत्र में वो प्रेक्षण और जो दूसरे निर्देश तंत्र में प्रेक्षण होंगे उनके मध्य कुछ
ऐसे समीकरण स्थापित किए जाएंगे, उनके मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कुछ ऐसे समीकरण स्थापित किए जाएंगे जिनमें इन निर्देशांकों को, इन प्रेक्षणों को दूसरे निर्देश तंत्र के प्रेक्षण में बदल सकते हैं और दूसरे निर्देश तंत्र के प्रेक्षणों को प्रथम निर्देश तंत्र के प्रेक्षण में बदल सकते हैं। इस प्रकार के जो संबंध होंगे इनमें, उनको अपन कहेंगे रूपांतरण समीकरण। क्या कहेंगे? रूपांतरण समीकरण में पहला निर्देश तंत्र कैसे लेते हैं, दूसरा निर्देश तंत्र कैसा होता है, पहले और दूसरे निर्देश तंत्र हो सकते हैं दोनों स्थिर हो सकता है दूसरा निर्देश तंत्र पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिशील हो, तो रूपांतरण समीकरण कैसे होंगे? स्थिर है तब रूपांतरण समीकरण कैसे होंगे? एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि दूसरा निर्देश तंत्र पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिर है, दूसरा निर्देश तंत्र पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिशील है। तीसरी स्थिति हो सकती है दूसरा निर्देश तंत्र पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है। तो ये सभी जो स्थितियां हैं उनका अपन अलग अलग से अध्ययन करेंगे। मैं पहले इसमें लेते हैं अपन स्थानांतरित निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। स्थानांतरित निर्देश तंत्र का मतलब होता है कोई जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष या तो स्थिर है या फिर स्थानांतरित गति कर रहा है। यहाँ अपन दो तरह की गति का अध्ययन करेंगे। एक बात करेंगे घूर्णन गति की। किसकी बात करेंगे? घूर्णन गति की। और दूसरी बात करेंगे स्थानांतरित गति की। तो पहला अपन पॉइंट ले रहे हैं, अगर कोई निर्देश तंत्र पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थानांतरित गति करे तो उसमें रूपांतरण समीकरण कैसे होंगे। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए आपके पास कोई एक निर्देश तंत्र है। ठीक है, ये इसका मूल बिंदु है, ये इसका x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। तो जब किसी घटना का इस निर्देश तंत्र में अध्ययन किया जाएगा तो जो आपका प्रेक्षक है वो मूल बिंदु पे स्थित होगा। कहाँ पे स्थित होगा? मूल बिंदु पे। अब मान लीजिए कोई कण है यहाँ पे बिंदु P पे। ठीक है, तो इस निर्देश तंत्र के लिए इस कण P के निर्देशांक मान लीजिए हैं x, y और z। ठीक है, अपन ने पहले चर्चा की थी कि एक पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश होता है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष इस कण को जिस सदिश द्वारा व्यक्त करेंगे वो उसका कहलाएगा पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश। मान लीजिए मैं उसको कह रहा हूँ आर सदिश। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास एक कोई दूसरा निर्देश तंत्र है जो पहले निर्देश तंत्र के समांतर है। दूसरे निर्देश तंत्र का जो अक्ष है उसको मैं कर रहा हूँ अक्ष डैश, वो अक्ष के समांतर है। वाई एक्सिस है जिसको मैं कर रहा हूँ वाई डैश, वो वाई एक्सिस के समांतर है। और तीसरा है आपका जेड डैश, वो है जेड अक्ष के समांतर। जो दूसरा निर्देश तंत्र है उसका मूल बिंदु है मान लीजिए ओ डैश। पहले निर्देश तंत्र को कह रहे हैं एस और दूसरे निर्देश तंत्र को कह रहे हैं एस डैश। ठीक है, तो दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष इस कण की स्थिति क्या होगी? उसके निर्देशांक मान लीजिए हैं आपके अक्ष डैश, वाई डैश एंड जेड डैश। ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, ओ डैश के सापेक्ष वो मान लीजिए है आपका आर डैश वेक्टर। ठीक है, अब दूसरे निर्देशांक जो निर्देश तंत्र है एस डैश, उसका प्रेक्षक जो होगा वो ओ डैश पे स्थित होगा। प्रेक्षक कहाँ होगा? ओ डैश पे स्थित होगा। तो जो दूसरा प्रेक्षक है वो प्रथम प्रेक्षक के सापेक्ष कहाँ स्थित है? तो वो मान लीजिए उसका जो निर्देशांक है वो मान लीजिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे R0। ठीक है, अब कोई एक घटना है, मैं अगर मान लीजिए कि इन आर डैश और आर नोट में संबंध स्थापित करना चाहूँ, तो आपका उद्देश्य है
एस निर्देश तंत्र में जो प्रेक्षण लिए गए हैं किसी बिंदु के लिए, वो एस डैश निर्देश तंत्र में जो प्रेक्षण लिए जाएंगे वो आपस में किस तरह से संबंधित है, वो समीकरण कहलाएंगे निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। तो इसमें यदि मैं आपके पास एक त्रिभुज बनाऊं कि त्रिभुज ओ डैश एंड पी में आप त्रिभुज का एक बेसिक नियम लिखें, सदिशों के संयोजन का नियम, कि आप देखें ओ डैश सदिश और ओ डैश पी सदिश ये एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये जो आर सदिश है वो इन दोनों के क्या है, अपोजिट। तो सदिशों के संयोजन के नियम से मैं अगर ये लिखूं कि ओ पी जो वेक्टर है, सदिश जो है, वो किसके बराबर होना चाहिए, ओ डैश वेक्टर के प्लस ओ डैश पी वेक्टर के। तो यहाँ पे अगर इनसे डायग्राम से ये लिखें तो क्या आएगा, आर सदिश बराबर आर नोट सदिश प्लस क्या आएगा, आर डैश, ठीक है। ये एक बेसिक रिलेशन हो गया। अब यहाँ से यदि मैं आर डैश की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आर डैश की वैल्यू क्या आएगी, आप इसको उधर ले जाइए, तो आर डैश इक्वल्स टू आएगा वेक्टर आर डैश इक्वल्स टू आर नोट माइनस वेक्टर आर। ये समीकरण जो प्राप्त हुआ है उसमें क्या हुआ है, एस डैश निर्देश तंत्र में कण की जो स्थिति है वो है आर, ठीक है। और एस निर्देश तंत्र में कण की स्थिति क्या है, एस डैश में है आर डैश और एस में क्या है आर। इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में इस तरह का संबंध है, आर डैश वेक्टर इक्वल्स टू आर नोट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। सॉरी, ये पक्षांतरण करो आप, ये आर डैश निकालना है तो आर नोट माइनस में आएगा, एक मिनट। यहाँ जो अपन लिखेंगे क्या लिखेंगे, आर डैश की वैल्यू निकालनी है ना, तो आर डैश वेक्टर इक्वल्स टू आर नोट को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, आर वेक्टर माइनस आर नोट वेक्टर। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है इसको बोलेंगे स्थिति के लिए निर्देशांकों का रूपांतरण समीकरण। इसी तरह से आप वेग का समीकरण निकाल सकते हो। यदि इसी समीकरण का अवकलन किया जाए तो क्या आएगा, डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी माइनस डी आर नोट अपॉन डी टी। ये समीकरण प्राप्त होगा। लेकिन इसमें क्या है, देखो ये जो दूसरा निर्देशांक है एस डैश, ये पहले निर्देशांक के सापेक्ष स्थिर है, गति नहीं कर रहा है। इसका मतलब आर नोट का मान सदैव आर नोट ही रहेगा, इसके मान में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि कण पी गतिशील है तो आपको डी आर अपॉन डी टी भी प्राप्त होगा और डी आर डैश अपॉन डी टी भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि चूँकि डी आर नोट डैश डी टी को क्या होगा 0, तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी। ये वेग के लिए रूपांतरण समीकरण है। ये किसके लिए रूपांतरण समीकरण है, वेग के लिए। तो वेग में आप क्या देख रहे हो, दूसरे निर्देश तंत्र में कण का वेग और पहले निर्देश तंत्र में कण का वेग क्या है, समान है। इसी तरह से यदि त्वरण की बात की जाए, किसकी बात की जाए, त्वरण के लिए, तो क्या होगा, डी टू आर डैश अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ये आपका तीसरा समीकरण है। तो यदि स्थानांतरित गति हो, साधारण एक निर्देश तंत्र दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थानांतरित गति में हो, और यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि दूसरा निर्देश तंत्र समय के साथ स्थिर है, गति नहीं कर रहा है, उस अवस्था में वेग का समीकरण ये होगा रूपांतरण समीकरण।
स्थिति का त्वरण का रूपांतरण समीकरण ये होगा, और स्थिति के लिए जो रूपांतरण समीकरण लिखा था आर डैश वेक्टर इक्वल्स टू आर माइनस आर नोट वेक्टर, ये आपका कहलाया था स्थिति के लिए रूपांतरण समीकरण। तो स्थिति, वेग और त्वरण ये जो समीकरण कहलाते हैं, इसको कहते हैं निर्देशांकों के लिए रूपांतरण समीकरण। ये तो वो स्थिति है जब पहला निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरा निर्देश तंत्र स्थानांतरित गति में हो और स्थिर हो। स्थानांतरित गति का केवल यहाँ ये मतलब है कि आपको गुणन गति नहीं करवानी। अगर आप दूसरे निर्देश तंत्र को गति करवाना चाहते हो तो वो गति किस तरह की होगी? स्थानांतरित गति। ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट होगा उसमें अपन ये लेंगे कि जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष आपेक्षिक गतिशील हो। आपेक्षिक गतिशील का मतलब है या तो पहला निर्देश तंत्र स्थिर है और दूसरा गति कर रहा है, या फिर अपन ऐसा मान सकते हैं कि पहला निर्देश तंत्र गति कर रहा है और दूसरा स्थिर है। तो अपन यहाँ बेसिक आइडिया लेके चलेंगे कि पहला निर्देश तंत्र जो है एस वो तो स्थिर है, और जो दूसरा निर्देश तंत्र है एस डैश वो पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिशील है। तो अपना जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? दूसरे जो रूपांतरण समीकरण लिखेंगे वो टॉपिक क्या होगा? एक समान आपेक्षिक गतिशील स्थानांतरीय ट्रांसलेशनल निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। इसमें सेम वैसे ही मान लीजिए आपके पास कोई एक निर्देश तंत्र है, ये आपके पास पहला निर्देश तंत्र है एस, ये इसका मूल बिंदु है। सेम वैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। आपको किसी कण की या किसी घटना का अध्ययन करना है। मान लीजिए कोई कण यहाँ पे बिंदु P पे स्थित है जिसके निर्देशांक हैं एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है। तो इस प्रेक्षक जो मूल बिंदु लिया है इसके सापेक्ष कण की स्थिति मान लीजिए आप आर वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, ये आपका आर वेक्टर। ठीक है। अब मान लीजिए ये जो एस निर्देश तंत्र है इसके सापेक्ष एक दूसरा निर्देश तंत्र गतिशील है, वो मान लीजिए एस डैश। अच्छा, इसमें एक बात और बता दूं, जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो प्रथम निर्देश तंत्र के समांतर है। ये जो गति हो रही है दूसरे निर्देश तंत्र की वो प्रथम निर्देश तंत्र के समांतर गति हो रही है। कहने का मतलब है यहाँ ये जो अक्ष डैश अक्ष होगा वो अक्ष अक्ष के समांतर होगा, वाई डैश अक्ष है वो वाई के समांतर होगा, और जो जेड डैश अक्ष बनेगा वो किसके समांतर होगा? जेड डैश अक्ष जेड अक्ष के समांतर होगा। ठीक है। अब ये जो दूसरा निर्देश तंत्र गतिशील है उसके लिए मान लीजिए इसका जो वेग है निर्देश तंत्र का वो मान लीजिए है v। कितना है? v। तो यहाँ पे जो प्रथम निर्देश तंत्र है इसके सापेक्ष दूसरे निर्देश तंत्र का जो प्रथम निर्देश तंत्र का जो मूल बिंदु है उसके सापेक्ष किसी समय दूसरे निर्देश तंत्र का मूल बिंदु ओ डैश है, तो इनकी जो बीच की दूरी है उसको मान लीजिए मैं आर नोट से लिख रहा हूँ और वेक्टर के रूप में आर नोट वेक्टर के रूप में दिखा रहा हूँ। यदि ये टी समय पश्चात है, ये स्थिति टी समय पर अगर ये स्थिति है तो अपन आर नोट को क्या लिख सकते हैं? आर नोट को लिख सकते हैं v इंटू टी। इसका निर्देश तंत्र का वेग है v। ठीक है, निर्देश तंत्र का वेग है v और टी समय पश्चात इसकी स्थिति देखें तो क्या आएगा? v टी।
अब जो दूसरा निर्देश तंत्र है ओ डैश, इसके सापेक्ष कण की स्थिति उसको अगर अपन आर डैश से लिखें जैसा पहले टॉपिक में किया था, तो वो कैसे होगा, ये मान लीजिए आपका आर डैश वेक्टर है। तो इसमें भी सेम वही त्रिभुज नियम लगाएंगे। ओ डैश पी में, त्रिभुज ओ डैश पी में क्या होगा, ओ पी इक्वल्स टू क्या आएगा, ओ डैश प्लस ओ डैश पी वेक्टर फॉर्म में। ये सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, वेक्टर आर इक्वल्स टू आर नोट प्लस आर डैश। और यहाँ से अगर आपको आर डैश निकालना है वेक्टर, अगर आपको वेक्टर आर डैश निकालना है तो आर डैश इक्वल्स टू क्या आएगा, आर नोट को इधर ले आओ तो होगा आर माइनस आर नोट वेक्टर। और ये आर नोट जो है ये स्थिर नहीं है, जैसे जैसे समय है बीत रहा है या टाइम के साथ ये निर्देश तंत्र गतिशील है। तो जब निर्देश तंत्र गतिशील है उस अवस्था में आर नोट का मान भी समय के साथ वेरी करेगा। तो आर नोट का मान क्या लिखा है, v इंटू टी। तो उस वेक्टर आर इक्वल्स टू आर डैश इक्वल्स टू आ जाएगा आर माइनस वी इंटू टी। यहाँ पे ये जो समीकरण प्राप्त होगा ये आर और आर डैश में संबंध है, इसको बोलेंगे स्थिति के लिए निर्देशांकों का रूपांतरण। इसको क्या बोलेंगे, स्थिति के लिए निर्देशांकों का रूपांतरण। ये सेम वैसे ही है जैसा पहले टॉपिक में किया था। अब इसके बाद अगर आप वेग के लिए समीकरण निकालना चाहते हो तो आपका जो स्थिति वाला समीकरण है आर डैश इक्वल्स टू क्या था, वेक्टर आर माइनस वी नोट टी। सॉरी वी नोट नहीं है, ये वी से ही शो कर रहे हैं इसको ना, तो इसको वी लिख देते हैं, वी इंटू टी। ये आपका स्थिति का रूपांतरण समीकरण है। वेग के लिए क्या करेंगे, इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी माइनस वी टी डी अपॉन डी टी। ठीक है, यदि एक समान वेग से गतिशील है, इसका मतलब v तो कांस्टेंट है, v तो समय के साथ v के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, v कांस्टेंट है तो v बाहर आ जाएगा माइनस v, और ये जो है t का t के साथ अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1। तो ये जो समीकरण आया है इसको कहते हैं वेग के लिए एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। इसको अगर अपन u और v के रूप में लिखें तो भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको कह रहा हूँ u डैश, इसको कह रहा हूँ मैं u माइनस क्या आ जाएगा v, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सेम ऐसे ही आप त्वरण के लिए भी समीकरण निकाल सकते हैं। किसके लिए समीकरण निकाल सकते हैं, त्वरण के लिए। तो जो त्वरण के लिए समीकरण बनेगा, एक्सेलरेशन इसी समीकरण का आप समय के साथ अवकलन कर दीजिए तो क्या आएगा, डी टू आर डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस डी वी अपॉन डी टी। तो v आपके लिए कांस्टेंट है, v क्या है कांस्टेंट, इसलिए डी वी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी को आप क्या लोगे 0, डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। तो यह जो समीकरण है वो ऐसे आ जाएगा, डी टू आर डैश अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ये जो समीकरण प्राप्त होगा
वो हो जाएगा त्वरण के लिए रूपांतरण समीकरण। और यदि इसको त्वरण ए के फॉर्म में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं ए डैश इक्वल्स टू ए। क्या लिख सकते हैं? ए डैश इक्वल्स टू ए। तो एक समान गतिशील निर्देश तंत्र में जो रूपांतरण समीकरण देखेंगे उसमें आपको क्या प्राप्त हो रहा है, जो त्वरण का मान है वो दोनों स्थितियों में ही सेम है। पहले निर्देश तंत्र में और दूसरे निर्देश तंत्र में जो त्वरण प्राप्त होगा वो सेम है, इसलिए इसको कहते हैं त्वरण के लिए निश्चितता। मतलब त्वरण का मान क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से आप कोई भी निर्देश तंत्र जो स्थानांतरित गति कर रहा है निश्चित वेग से, उसके रूपांतरण समीकरण आप लिख सकते हो। पहला समीकरण ये होगा आपका आर डैश इक्वल्स टू आर माइनस वी टी। दूसरा समीकरण ये होगा वेग के लिए यू डैश इक्वल्स टू यू माइनस वी। क्यू डैश है दूसरे निर्देश तंत्र में कण का वेग, यू है प्रथम निर्देश तंत्र में कण का वेग, और वी क्या है? वी है दूसरे निर्देश तंत्र का पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग। सेम इसी तरह से जो त्वरण का समीकरण आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि जो आपका निर्देश तंत्र है वो एक समान वेग से गति कर रहा है, इसलिए त्वरण क्या रहेगा? दोनों में सेम रहेगा। इसको कहते हैं त्वरण की निश्चितता। ठीक है।